अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा कैसे हैं? सब खैरियत से? अच्छा, आप मेरी बात सुने गौर से कि आज की क्लास के अंदर में जो टॉपिक करना है वो हमारा रेशो चल रहा है। कल हमने आपको रेशो की कौन कौन सी कैटेगरीज करवा दी थी। हम लोगों ने कल बेसिकली अपना लिक्विडिटी रेशोज कर लिया। और लिक्विडिटी का मतलब मैंने कल क्या बताया था कल की क्लास में? समझा? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है टू इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। का इन्वेंट्री है, अगर मैं इसको कैश में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मेरे को ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं। लेकिन सर अगर मिसाल के तौर पर कोई फिक्स एसेट है और उस फिक्स एसेट को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे कम पैसे ही मिलेंगे एज पर जो मार्केट होता है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? टू कन्वर्ट इजीली इनटू कैश। अच्छा सर, अब आते हैं हम सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या बोल रहा है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवरेज रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो होता क्या है? पहले तो आप इसको समझ लें। सर सॉल्वेंसी रेशियो भी हमने कल कर लिया था। टीचर है एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी क्या कहते हैं? सर एफिशिएंसी याद रखिएगा कि जब भी आप एफिशिएंसी की बात करेंगे ना तो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आप किसी भी इदारे की प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्रोडक्टिविटी। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि फिर एक साथ अंडरस्टैंडिंग बनती जाए। ओके सर। तो सर हम बात कर रहे थे किसके ऊपर? सर हम बात कर रहे थे प्रोडक्टिविटी के ऊपर। सर प्रोडक्टिविटी से आपकी क्या मुराद है? सर प्रोडक्टिविटी से मेरी मुराद ये है कि अगर कोई भी हमारे पास डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट हमें शुरू करके दे रहा है। सर आप मिसाल के तौर पे समझें, एक प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर जो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? ये सर बनाने का खर्चा। अब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट पे 200 रुपए लगते हैं। अब ये है मशीन वन। क्या है? मशीन वन। सेम मशीन टू की तरफ हम आते हैं। सर हमजा इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको 300 रुपए की पड़ती है। अब अगर हम लॉजिकली सोचें तो दिमाग में एक आ रहा होगा कि सर हमजा कुछ फैक्टर्स होंगे और उनकी वजह से हमको लग रहा होगा कि मे भी ये हो सकता है मटेरियल अच्छा हो, रॉ मटेरियल है, अच्छी क्वालिटी का हो। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर आप एक ही सेम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं और उसी सेम प्रोडक्ट का सेम रॉ मटेरियल आपके पास है और फिर आप इसकी प्राइस भी बढ़ा सकते हैं तो कस्टमर इधर ये नहीं समझेगा कि आपने प्रोडक्ट में कोई एफिशिएंसी की है। वो यही बोलेगा यार माल तो तुम्हारा वही है, तुम रेट क्यों बढ़ा रहे हो? तो बेसिकली जब भी अगर मिसाल के तौर पे प्राइस में वेरिएंसेस आते हैं, सर प्राइस में चेंजेस आती हैं, तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपके प्राइस में वेरिएंस आते हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि शायद लेबर डिफॉल्ट है। आपने लेबर में देखना पड़ेगा कि लेबर का रेट ऊपर नीचे करेगा। नंबर वन हम लेबर देखेंगे, नंबर टू हम देखेंगे मशीन आवर्स। क्या देखेंगे? मशीन आवर्स। कि मिसाल के तौर पे मशीन जल्दी डेप्रिशिएट तो नहीं हो रही। चूंकि एक बार याद रखिएगा कि जब आप फैक्ट्री कॉस्टिंग करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्टिंग में बड़ी बड़ी मशीन होती है, उनका डेप्रिसिएशन होता है, वो डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट में लग जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको अपने माइंडसेट में रखना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट जो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको 200 रुपए की है, ये मिसाल के तौर पे 1 घंटे में तैयार होती है। अब ये 300 रुपए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हो गई है लेकिन ये मेरे को 30 मिनट में तैयार होती है। तो अगर मिसाल के तौर पे मेरे को ऑर्डर अगर बड़ी क्वांटिटी का मिलता है तो मैं 1 घंटे से प्रोड्यूस करने वाली मशीन इस्तेमाल करूंगा या 30 मिनट वाली मशीन? 30 मिनट वाली। तो सर हमसे अगर आपको अर्जेंट है तो फिर आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, आप गौर से देखिए। और सर अगर थोड़ा सा आप टाइम में रियायत कर रहे हैं तो कॉस्ट कम पड़ रही है। सर इससे एक चीज सीखने को मिल गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टाइम के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आप मिसाल के तौर पे ये चाहते हैं कि आपका टाइम कम से कम लगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं आपका टाइम ज्यादा लग जाए, खैर कोई मसला नहीं है, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो एक बार याद रखिएगा कि जब भी हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस के वेरिएंस की तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं। हाँ सर हमसे रॉ मटेरियल वाला कब एक्सेप्ट होगा? जब तुम अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करोगे, इसकी पैकेजिंग चेंज करोगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पूरी चेंज कर दोगे तो वो तुम्हारा एक्सेप्टेबल हो जाएगा। सेम प्रोडक्ट पे कोई एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
अब सर हमको इसी तरीके से कंपनीज की एफिशिएंसी चेक करनी है। तो कंपनीज के फाइनेंशियल की एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? अब देखें, आप इधर पढ़ लें ताकि फिर बाद में आपको मसला ना हो। अब मैं पहले आपको एफिशिएंसी रेशियो की तरफ ले जाता हूँ। एफिशिएंसी रेशियो जब अगर आप देखेंगे तो इधर आप देखें, पहला एफिशिएंसी रेशियो क्या है? रिसीवेबल टर्नओवर। पहला क्या है? रिसीवेबल टर्नओवर। अच्छा, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, ये भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन मेन यही है रिसीवेबल टर्नओवर। अब रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट। क्रेडिट सेल्स का क्या मतलब होता है? क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है? सर क्रेडिट सेल्स का मतलब है कि आपने अपना प्रोडक्ट उधार पे बेचा। अब हमको ये देखना है कि हमने जो प्रोडक्ट अपना उधार पे बेचा है, उस उधार वाले प्रोडक्ट की हमें जो उधारी है वो कितने टाइम में मिल रही है। क्या उस उधारी को कवर करने में हमें ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा? अगर उस उधारी को हमको कवर करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो ऐसा तो नहीं है महंगाई की वजह से उसका प्रॉफिट ही खत्म हो जाए। आपने आज के दिन में किसी को उधार तो दे दिया, बात तो खत्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे के महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट 100 रुपए की थी, आपने 150 की उधार पे बेच दी। तीन ऐसा कुछ हो गया कि 2 महीने के बाद उस प्रोडक्ट की कॉस्ट 150 हो गई। तो इसका मतलब है सर हमसे मैंने जो 1 महीना पहले उधार पे माल बेचा था उस पर मैंने कुछ कमाया ही नहीं। तो उधर तो आपकी एफिशिएंसी जीरो हो गई। तो सर एक बात याद रखिएगा, जब आप रेशियो निकाल रहे होते हैं ना, मैंने पहले ही तो पहली क्लास सिखाया था, रेशियो में डिवाइड मल्टीप्लाई के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेन होती है इसकी जस्टिफिकेशन और इसकी इंटरप्रिटेशन, कि पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है। देखें, हाउ ऑफन रिसीवेबल आर कलेक्टेड, हायर मीन फास्टर कलेक्शन। बेसिकली रिसीवेबल टर्नओवर निकालने से आपको ये पता चलता है कि आपकी कलेक्शन कितनी स्पीड में होती है, आपकी कलेक्शन का रेशियो क्या है, कितने दिन में आप कितनी कलेक्शन कर लेते हैं और कितना उधार रख पाते हैं। ठीक है ना? नॉर्मली याद रखिएगा, जिनका होलसेल का काम होता है ना, उधर ये वाला रेशियो बहुत कम, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि 10 या 20 दिन के अंदर कितने पैसे का रोल ओवर करना है। आए सर सवाल की तरफ, डिजाइनर आपसे क्या मांग रहा है? A company has sales of 18 lakh, average account receivable 3 lakh, calculate the receivable turnover। अच्छा, अभी इसने ना बहुत सिंपल सवाल पूछा आप लोगों से, ठीक है ना? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल उसने आपको बता दी, लेकिन जैसे ही हम इसकी डेट में उतरेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकालते कैसे। तो जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे तो उधर सीखने का मजा कुछ और। अब सर देखें आप स्क्रीन पे, प्लानिंग हेड स्क्रीन आप लोगों के सामने शो हो रही होगी, इसमें आप ये चीज देख लें कि सवाल आपके पास आ चुका है। ठीक है ना? अब देखें आपके पास सवाल बहुत क्लियर अल्फाजों में लिखा हुआ है। ठीक है ना? और अभी मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ एकदम बेसिक चल रहा है, एकदम बुनियाद क्लियर कर रहा है। तो सर सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे? सर रिसीवेबल टर्नओवर निकालने का फॉर्मूला ये होता है, नेट क्रेडिट सेल्स। याद रखिएगा, अगर पेपर में कैश सेल्स देता है तो वो आपने नहीं लेनी है। कैश सेल्स आ गई, पैसा आ गया, तो जब पैसा आ गया तो फिर कौन सा रोल ओवर? और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, इसका फॉर्मूला है। अब इसमें मैंने आपको ये दिया हुआ है, ये आप लोग देखें। इसमें आपको बोला कंपनी हैज अ सेल ऑफ 118 मिलियन और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। सर हमसे क्रेडिट तो नहीं लिखा हुआ है, बेटा आप अज्यूम कर लो कि ये क्रेडिट ही है, वरना फिर वो आपको ये सवाल देता ही नहीं। अब 18 मिलियन है और नीचे क्या है? 3 लाख। इसका आंसर क्या आया? सर 6 आ गया। अब मेरा आप लोग से एक सवाल है, सर अभी तक हमने जितने भी रेशियो किए ना उसमें टाइम आता था। आपको याद होगा मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको कराया था 20 रुपीज पर आवर, एक यूनिट बनता था ना। सर इसका यूनिट क्या है? सर ये भी अमाउंट में
और ये भी अमाउंट में, तो ये भी कैंसिल हो गया। याद रखिएगा बेसिकली इट रिप्रेजेंट द टाइम्स, ये जो मेरा रिसीवेबल टर्नओवर है ना, वो मेरा एवरेज कलेक्शन का 6 टाइम है। अभी ये समझाना क्या चाह रहा है कि अगर मैं 18 मिलियन की सेल करूंगा तो मैं 6 राउंड कंप्लीट करूंगा तब जाके 18 मिलियन में को रिसीव, यानी जो इसका रिसीवेबल टर्नओवर है वो मे भी ये हो सकता है। अभी ये 6 टाइम से मुराद 6 महीने हो, मुराद ये भी हो सकती है 6 टाइम से मुराद मिसाल के तौर पे 6 हफ्ते हो, यानी 1.5 महीना हो। तो ये डिपेंड करेगा सवाल की कंडीशन के ऊपर। अभी हम एकदम बेसिक बेसिक चल रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा इस चीज को अपने माइंड सेट में रखें, रेशो में आपका यूनिट भी स्पेसिफाई होना जरूरी है। अगर यूनिट नहीं है तो फिर आपने सोचना है कि होगा क्या। जैसे इधर मैंने आपको टाइम्स का इशारा दे दिया कि भाई ये बेसिकली टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है कि अगर मिसाल के तौर पे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल के 6 टाइम्स कवर होंगे तब 18 लाख की सेल आपकी रिकवर हो जाएगी। सही है। अब चले आए सर अगले सवाल को देखते हैं। अब आपके पास अगला पार्ट क्या आ रहा है, अगले पार्ट में क्या बोल रहा है। सर आपको बोला जा रहा है कि आपके पास आपका इन्वेंट्री है और इस इन्वेंट्री के अंदर आपको क्या मालूम करना है। सर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मालूम करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से क्या मुराद होगी, इन्वेंट्री वैसे होता क्या है। सर हमारा वो प्रोडक्ट जो हम बेचेंगे, ऐसा ही है। अब तो दिमाग चलाओ, ये चेक करना चाह रहा है कि इन्वेंट्री के कितने राउंड लगते हैं, इन्वेंट्री के कितने राउंड लगते हैं। तो सर इसको अपने माइंड सेट में रखें, इसका फॉर्मूला क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर का। सर इन्वेंट्री टर्नओवर अगर आपको निकालना है तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसको आप डिवाइड कर दें एवरेज इन्वेंट्री से। किससे डिवाइड कर देंगे। हाँ मैं भी। हाँ अब सवाल ऐसा बना हुआ है तो इसमें आप लोग की बचत हुई है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब है, ये वो खर्चा है जितने का माल हुआ। अब एवरेज इन्वेंट्री का क्या मुराद होगी, एवरेज रिसीवेबल से मुराद तो ये थी भाई इतनी रिसीवेबल होती है, एवरेज इन्वेंट्री से क्या मुराद। नहीं, एवरेज इन्वेंट्री से मुराद ये होगी कि एक अगर मिसाल के तौर पे एक दिन, एक महीने या एक साल में इतना एवरेज माल हमारे पास होता ही होता है। ठीक है, यानी उसकी हैपनिंग की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी। अब अगर इसका भी देखें तो 6 आ रहा है, तो यानी अगर 6 राउंड में कवर करूंगा एवरेज इन्वेंट्री के तो बेसिकली मैं अपने 24 लाख कवर करूंगा। अंडरस्टूड। 6 टाइम्स कवर करूंगा, देखिए बता रहा है ना, ये भी रुपीस रुपीस वाला गेम। भाई देखिए अगर एवरेज इन्वेंट्री के 6 राउंड कंप्लीट होंगे, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक दुकान है और उस दुकान में हर वक्त 4 लाख का माल तो होता ही होता है। आप उस दुकान को आपने ओपन किया, सुबह आपके पास 4 लाख का माल पड़ा हुआ था, आपने 10 लाख का और डाला, शाम तक 10 लाख का बिक गया, तो दुकान आपने क्लोज कितने बिकी, वापस 4 लाख पे की। तो बेसिकली एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है कि कितने पैसों का माल हर वक्त आपकी दुकान में होल्ड हुआ हुआ होता है। समझ में आ रही है बात। तो बेसिकली अब मिसाल के तौर पे अगर हमें वो 24 लाख का माल बेचना है तो कितने राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे, 6 राउंड कंप्लीट। सही। एक बार याद रखिएगा, एक सिंपल से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हर दुकानदार को पता होता है कि दुकान में कम से कम कितने का माल रखना चाहिए, शेल्फ पे कितना रखना चाहिए, स्टॉक पे कितना रखना चाहिए, ये सब उसकी आइडिया होती है। तो बेसिकली वो भी इस चीज पे काम कर ही रहा होता है। बात ये है कि वो प्रोफेशनल वे में नहीं करता, इंडस्ट्रीज को प्रोफेशनल वे में लेके चलता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो गौर से देखें आप लोग, अब आपके पास आ रहा है एसेट डे इन सेल्स का रेशो आ रहा है। मैंने अभी आप लोग बताया था ना, आप लोग से डेज के हिसाब से निकालेंगे, लेकिन ये जब मैं आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल कराऊंगा तो मैं उसको आपको कराऊंगा। एसेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं आए देखते हैं। अब आपके पास आ रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या बताएंगे। सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये बताएंगे कि मिसाल के तौर पे अगर आप बिजनेस लगा रहे हैं तो बिजनेस का आपका नेट मार्जिन क्या बच रहा है और आप उन्हें बिजनेस का कितना परसेंट कमा रहे हैं। सही है, तो सर उसको भी हम देख लेते हैं। नेट मार्जिन बता दो।
अच्छा, अब आपके पास जो अगला सवाल है वो नेट मार्जिन का। अच्छा, इस चीज को बड़ा आपके माइंड सेट में आप रिलैक्स होकर समझे। जब ग्रॉस प्रॉफिट बोलेगा तो आप याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर रखना और नेट सेल्स से नीचे रखना। और यानी वो न्यूमरेटर में होगा, वो डिनोमिनेटर में होगा। नेट प्रॉफिट का मतलब होगा, नेट प्रॉफिट का हम लोग कंपेरिजन करेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो आप लोग को पार्ट वन के अंदर मैंने इनकम स्टेटमेंट वाले सवाल बहुत सारे कराए थे। अब बेसिकली इनकम स्टेटमेंट आप बनाते कैसे थे सर? सेल्स होती थी, फिर सर सेल्स में से मैं कॉस्ट को माइनस करता था तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया था। फिर इसमें से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करता था तो नेट प्रॉफिट आ जाता था। अब बेसिकली जब ये बोल रहा है कि भाई नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दो, तो इसका मतलब है कि मैं नेट प्रॉफिट को कंपेयर करूंगा सेल्स के साथ। जब ये बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दो, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर करूंगा नेट के ब्याज, ठीक है, सेल्स के ब्याज पे। अब आए इसका फॉर्मूला देख लें। नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऊपर आप रखेंगे नेट प्रॉफिट को और नीचे आप रखेंगे नेट सेल्स। अच्छा, इधर नेट सेल्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब कैश वाली सेल्स, क्रेडिट वाली सेल्स दोनों अलाउ है। नेट प्रॉफिट कितना है सर आपका? 2 लाख रुपए। और सर आपका नेट सेल्स है 1 मिलियन। अगर हम इसको करते हैं तो देखें क्या बनता है आपका। ये आपका तकरीबन, तो कितना, 20%? 20% मल्टीप्लाई बाय 100 कर। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना आ गया? अब इससे पता क्या चल रहा है सर? इस साल आपने अपनी जो टोटल सेल्स है ना, उसका आपने 20% कमाया, तो इसका मतलब 80% हमने दो चीजों में डिवाइड कर दिया। ये देखें, ये आपकी सेल्स थी, फिर सेल्स के दो पार्ट बन गया, सर प्रॉफिट है और दूसरा इसका एक्सपेंस। ऐसा ही है। अब 20% आपका ये एक्सपेंस में दो टुकड़े बनेंगे सर। एक तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनेगा और एक आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगा। अब आपको ये मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो रही होंगी कि क्यों करवाया जा रहा है, ताकि हमें पता चले। अगर देखें इसमें जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, कभी भी हम कंपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम यही देख रहे होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा कम नहीं हो, कॉस्ट हमारे बड़े कम है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी कम हो गई ना, तो फिर आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप तो उसी रेट में बेचोगे, लेकिन कॉस्ट कम पड़ जाएगी तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप कम करने जाओगे, एडमिन के खर्चे कम करोगे, सेल्स एंड मार्केटिंग से लोग फाड़ी करना शुरू कर दोगे, तो जो बिक रहा है वो भी नहीं बिकेगा। तो इसको अपने माइंड सेट में रखना। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है हमारा? 20%। ये 20% वो परसेंटेज है जो हम लोग सीधा अपने जेब में डालते हैं, कोई इसके बाद हमारे खर्चे नहीं होते। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन निकालोगे तो उसके बाद आपके खर्चे हैं ट्रेडिंग एक्सपेंस का, ठीक है। अब सर इधर देखें, एग्जामिनर ने आपसे अगले सवाल में क्या मांग लिया? नेट इनकम 3 लाख दी हुई है, टोटल एसेट 2 मिलियन के दिए हैं, और एग्जामिनर बोल रहे हैं रिटर्न ऑन एसेट निकाल के दो। ओके, तो अभी इधर आप लोग देखें। अब आपने निकालना है रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब क्या है कि आपने कितना कमाया अपने एसेट। सर आपने पहले नेट सेल्स का रिटर्न निकाला था, अब आप किससे कंपैरिजन करना चाह रहे हो? अपने एसेट से, ताकि आपको ये पता चल रहा है कि कितने टाइम में आप अपने एसेट के पैसे निकाल लो, ठीक है। तो रिटर्न ऑन एसेट हम कैसे निकालेंगे? सर आप अपनी नेट इनकम को ऊपर रखेंगे और सर आप अपने टोटल एसेट्स को नीचे रखेंगे। स्क्रीन शॉट नहीं हो रही है? ये लो भाई स्क्रीन शॉट। अब
3 लाख रुपए आपकी इनकम है और सर आपके टोटल एसेट है 2 मिलियन के। सही है। अब आप इसका कंपैरिजन करें। तो सर ये बेसिकली 15% है। कितना है अगर हम इसके परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं? अब इसे क्या समझने को मिल रहा है, अगर ये 3 लाख रुपए का रिटर्न मिसाल के तौर पर 1 महीने का है तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर ये 3 लाख रुपए का रिटर्न 1 महीने का है तो फिर तो बहुत अच्छा है। 12 महीने में आपको 36 लाख कमा के दे देगा तो ये 20 लाख साइड में कर देगा। लेकिन अगर ये 1 साल का तो बहुत बुरा है। समझ में आ रही? ये सब परसेंटेजेस निकालने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बेसिकली आपकी इसमें लर्निंग बने। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब क्या, आप अपने एसेट पे कितना कमा रहे हैं। मिसाल के तौर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने अपने कैश को एसेट में कन्वर्ट किया। हाँ। तो सर जब आपने मिसाल के तौर पर रिटर्न लगाया, अब आपने मिसाल के तौर पर कितने मंथ में इसके पैसे कवर कर लिया, कितने ईयर्स में कवर कर लिया। अब मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 3 लाख रुपए आपको 1 महीने में मिलते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन मिसाल के तौर पर ये 3 लाख रुपए आपको एक साल में मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि यार ये तो आने वाले में कितने साल लग जाएंगे तब जाके कवर हो। वो हम सेल्स से कंपैरिजन कर रहे हैं। देंगे जो नेट सेल्स का जो रेशियो है ना वो बेसिकली आपको इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आप अपनी मार्केटिंग टीम को गाइड कर सकें। और जो आपको ये रिटर्न ऑन एसेट इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये सोचे कि अगर मिसाल के तौर पे हमारा रिटर्न ऑन एसेट का परसेंटेज अच्छा है, या अगर परसेंटेज भले कम भी है लेकिन टाइम पीरियड अच्छा है, कम कम टाइम में ज्यादा परसेंट कम ज्यादा परसेंट करके दे रहे हैं, तो उधर भी हम एडजस्ट हो सकते हैं। तो एक बार याद रखिएगा, हर परसेंटेज हर डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ गाइडेंस देके जा रहा है। समझ में आ रही हो? अब देखें इधर, नेक्स्ट आपके पास कौन सा आ रहा है, मार्केट वैल्यू रेशो। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग चलाएं, अगर मार्केट वैल्यू रेशो हम सीख तो लेंगे, सोचें मार्केट वैल्यू रेशो किसके लिए फायदेमंद है? नहीं, उन इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे ज्यादा ये वो रेशियो है जिन्हें हेरा फेरी की जाती है। तो जाहिर सी बात है इसकी डिपेंडेंसी के ऊपर वो सारा काम करे। अब एग्जाम में आपसे क्या क्या मांग रहा है पहले हम वो देख लेते हैं। सर मार्केट वैल्यू रेशियो के अंदर आपके पास है, a company share price is 50 rupees and its earning per share is 5 रुपए, कैलकुलेट द प्राइस टू अर्निंग रेशियो। शेयर की प्राइस कितनी है 50 रुपए और ईपीएस कितनी है, अर्निंग पर शेयर कितनी है 5 रुपए। अब आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि भाई हाँ 50 रुपए लगा कितने कमा रहा है, 5 रुपए कमा रहा है, तो बेसिकली ये अपने शेयर प्राइस का 10%, अगर लॉजिकली हम बात। तो चलें सर अब इसको ही निपटाते हैं। अब देखें आपके पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अब आपके पास इधर फॉर्मूला ये बनेगा कि अगर आप निकालना चाह रहे हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो सर इसका फॉर्मूला क्या है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो देखते हैं, ऊपर जाके आप इसका फॉर्मूला चेक कर लें। मार्केट प्राइस पर शेयर ऊपर है और अर्निंग पर शेयर क्या है नीचे। मार्केट प्राइस पर शेयर ऊपर है और डिवाइड में क्या है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। मार्केट प्राइस पर शेयर और ईपीएस पर शेयर। अब देखें मार्केट प्राइस कितनी दी हुई है 50 रुपीज और ईपीएस 5। तो इसका मतलब है, अब मेरे को बताएं इसको आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे या टाइम्स में रिप्रेजेंट, टाइम्स में कर लें। सर अब ये समझा क्या रहा है आप, इसकी मेरे को आप बात समझा सकते।
₹50 वाले शेयर को 10 मरतबा बेचूंगा तब जाके ₹50 कमाऊंगा। समझ में आ रही बात? ये लॉजिक समझ में आनी चाहिए। ₹50 वाले शेयर को अगर 10 मरतबा बेचूंगा तो मेरे को इस शेयर की प्राइस वसूल। इधर हम ये नहीं है, ये ₹5 तो हमें बच ही है, वो तो हमें बचा ही है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो में क्या समझा है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये समझा रखा मिसाल के तौर पर इसका जो ईपीएस पर शेयर है, एक शेयर की जो अर्निंग है वो ₹10 होती है, तो कितने राउंड लगते हैं? तब हमसे 5 राउंड लगते हैं। ₹5 पे कितने राउंड लग रहे हैं? 10। 10 का मतलब है अगर ईपीएस ज्यादा होगा तो हमारे राउंड कम लगेंगे, हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट है आपके पास गिवन मार्केट टू बुक रेशियो। ठीक है, पहले सवाल को भी कर लेते हैं। अब सबसे पहले आप लोग ये चीज देख लें कि जब आप बात कर रहे हैं ना मार्केट टू बुक रेशियो, तो आप लोग ये चीज देखिए मार्केट टू बुक रेशियो का फॉर्मूला क्या है। ये देखिए लिखा हुआ है ना प्राइस टू बुक रेशियो, यही फॉर्मूला है मार्केट टू बुक रेशियो। मार्केट प्राइस पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर। व्हाट इज द बुक वैल्यू? बुक वैल्यू क्या होती है सर? क्या होती है बुक वैल्यू? सर एक वैल्यू कौन सी होती है? देखिए शेयर की आपके पास अभी हम लॉजिक डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें अपने माइंड सेट में रख लें, फिर कल सुबह अगर कंपनीज अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, मैंने पहली क्लास में बताया था कि जो सर्टिफिकेट में प्राइस लिखी हुई होती है शेयर, यानी जो शेयर का सर्टिफिकेट होता है उसमें जो प्राइस लिखी हुई होती है वो बेसिकली कहलाती है पार वैल्यू। क्या कहलाती है? प्लीज इस चीज को ना अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लेकिन मिसाल के तौर पे अब पार वैल्यू मिसाल के तौर पे 10 थी और मार्केट वैल्यू उसकी ₹12 हो गई। कितनी हो गई? तो इसका मतलब है मार्केट की वजह से ये बंदा प्रीमियम पे आ गया। किस पे आ गया? ठीक है, अब पार वैल्यू तो 10 ही है, मार्केट वैल्यू 8 हो गई, तो ये बंदा किस पे आ गया? डिस्काउंट पे आ गया, नुकसान हो गया। अब इस चीज को भी अपने माइंडसेट में रखो कि जो आपकी पार वैल्यू होती है बेसिकली वी कैन सेट टू बी आर बुक वैल्यू। समझ में आ गई? अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं, इस रेशो से हम क्या चेक करेंगे? इस रेशो से हम ये चेक करेंगे कि मार्केट और हमारे अकाउंट्स की बुक में कितना डिफरेंस है, हम कितना मार्केट के साथ कंसिस्टेंट है और कितना मार्केट के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। अब फॉर्मूला क्या था इसका? मार्केट टू बुक वैल्यू। मार्केट प्राइस पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, ऐसा ही है। अब मार्केट प्राइस देखें कितनी दी हुई है? ₹80। और बुक वैल्यू कितनी दी हुई है? ₹40। सर 100% वेरिएशन है, 2 टाइम्स। अब इससे पता क्या चल रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे हम अपने शेयर को बुक वैल्यू पे इशू कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो मार्केट के हिसाब से हमको 2 शेयर देने पड़ेंगे। समझ में आ रही है? लेकिन हम मार्केट वैल्यू पे इशू करते हैं तो हमें फायदा होगा। अब मुझे ये बताएं मार्केट वैल्यू आपकी ₹80 है और बुक ऑफ अकाउंट्स में इसकी वैल्यू कितनी है? ₹40। तो सर आपका केस कौन सा है, प्रीमियम का है डिस्काउंट का है? क्यों? अभी मैंने क्या समझाया था, थोड़ा इधर गौर करें। तो इधर मार्केट वैल्यू ज्यादा नहीं, तो सर हमजा ये प्रीमियम का केस है। सर प्रीमियम भी कौन सा है? 100% वाला प्रीमियम है ये।
जितने का तुमने मार्केट सर्टिफिकेट बेचा उसका डबल तुम ले रहे हो। तो इसका मतलब है अगर ये सिक्योरिटी मार्केट में बिक रही है तो इस सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा। आप देखें पिछले शेयर में हमने क्या कंपैरिजन किया था। तब पिछले शेयर में हम ये कंपैरिजन किया था कि ईपीएस के लिहाज से हम कितने टाइम में कवर कर सकते हैं। इसका हमने क्या कंपैरिजन कर रहे हैं सर, हम बुक वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं और मार्केट वैल्यू को कंपेयर। सही है। पार वैल्यू सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है जो शेयर सर्टिफिकेट में लिखी हुई हो। सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है कवरेज रेशियो। अब कवरेज रेशियो किस लिए होता है सर? कवरेज रेशियो इसलिए सिखाया जाता है ताकि हमें पता चले हम अपनी मार्केट वैल्यू का कितना रख रहे हैं और मिसाल के तौर पे हम अपने मार्केट वैल्यू से कितना कवर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा ये जो जो सवाल में लिखा हुआ है ना फिक्स चार्जेस, ये फिक्स चार्जेस मेरी इंटरेस्ट के भी हो सकते हैं या किसी वादे के भी हो सकते हैं कि हमने वादा कर लिया जितने तो हम आपको देंगे ही देंगे। ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन के ऊपर। सही है। तो अभी इसके सवाल को इंशाल्लाह हम लोग करते हैं। सही है। हाँ